बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कल मैंने कुछ आपसे मासूमाना सवालात किए थे और ये पूछा था कि इंग्लैंड में सबसे बड़ा एयर शो हो रहा है और रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, उसमें दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस जो हैं वो शामिल हैं और वो जेट्स भी शामिल हैं जो दुनिया में अपनी अपनी टेक्नोलॉजी वाइज अपनी महारत रखते हैं और उनका बड़ा चर्चा है। तो इंडिया का वहाँ पर एयरफोर्स क्यों मौजूद नहीं और ना ही तो उसका कोई जहाज़ है। फिर मैंने एक और मासूमाना सवाल पूछा था कि वहाँ तो राफेल की भी कोई पता नहीं है कि जो राफेल त्यारा है जो बड़ा मशहूर हुआ है वो उसकी भी गैर मौजूदगी है। तो मुझे आपने कमेंट्स में बड़े दिलचस्प किस्म के सवालात के जवाबात दिए हैं, लेकिन उन जवाबों से हटकर मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिल गया है जो आज की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राफेल त्यारों को लेकर के इंडिया के अंदर बहुत सारी बातें जो हैं, फैक्ट्स जो हैं वो छुपाए गए हैं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये अभी अभी आखिरी इनकाउंटर हुआ है दोनों देशों के बीच में, उसमें जो भी पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अब तो मैं मुतात अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि हमारे इंडियन जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि यार मैं तो फैक्ट्स पे मबनी बात आपसे कर रहा हूँ कि राफेल त्यारे आपके गिरे हैं तो आपको ये पहले दिन से मान लेना चाहिए था, लेकिन वो मैं ना मानू की पॉलिसी पर आप लोग गामजन है आपकी गवर्नमेंट और उसने आपसे बहुत सारे फैक्ट्स छुपाए हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें आप लोगों तक नहीं पहुँच रही वो ज़रा पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अब ये इंडिया के जो राफेल त्यारे गिरे हैं इसमें जो मिलिट्री की तरफ से जो हाई अप्स हैं उनके जो एतराफ़ी बयानात आए हैं, उन्होंने कन्फेशंस किए हैं, वो अपनी जगह पर आप फिर भी नहीं मानते। तो अब आज इकोनॉमिक टाइम्स एक जरीदा है, मैगज़ीन है, ये इंटरनेशनल मैगज़ीन है, द इकोनॉमिस्ट, द इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा है, एक ऑन ग्राउंड स्टोरी छपी है जिसने उन तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वहाँ पर भारत के अंदर जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो क्या हुआ था। ये जो आज का इकोनॉमिस्ट है उसने आज ये स्टोरी पब्लिश की है और इस इकोनॉमिस्ट एक मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ कि सर्कुलेशन के हिसाब से 1.4 मिलियन जो इसकी सर्कुलेशन है और तकरीबन नॉर्थ अमेरिका का आधे से ज़्यादा हिस्सा इस इकोनॉमिस्ट का जो है वो रीडर है, इसको पढ़ता है, इसकी ऑथेंटिक स्टोरीज़ हैं। और इस मैगज़ीन को आप गूगल करके देख लीजिएगा, इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो जिस तरह ये अपना क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ये मैगज़ीन मशहूर है वो आप अपने देख लीजिएगा। इसमें बड़े बड़े लोग इसको पढ़ते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं और डिप्लोमेट्स ये मैगज़ीन ज़्यादा देखते हैं। मेरे जैसा आम आदमी शायद इसको इतना उसकी नज़र से नहीं गुजरता, लेकिन चूंकि ये स्टोरी जो इतनी इम्पोर्टेंट थी तो मैंने कहा आपको वो वजह बता दूं कि एयर शो में जो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, जिसमें पाकिस्तान का JF-17 थंडर और C-130 के चर्चे तो हैं, लेकिन इंडिया की वहाँ पर गैर मौजूदगी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही थी, उसके जवाब मिल गए हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट करता हूँ स्टोरी को और अपने तमाम देखने वालों को सिर्फ ये कहता हूँ कि मैंने सिर्फ पढ़ते जाना है और आपने फैसला करना है, और जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा इंडिया के अंदर जो लोग इसको देखेंगे तो वो सिर्फ सुनते जाएं, देखते जाएं और शर्माते जाएं। अच्छा, ये डिटेल क्या है स्टोरी की? ये बेसिकली इसका टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडियाज फाइटर जेट्स। ये इसका टाइटल है स्टोरी का कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो फाइटर जेट्स थे वो इस जंग में किस तरह गिराए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांसलेशन है जो मैं उर्दू में आपके सामने पेश कर रहा हूँ हिंदी में। वो एक करीबी एयर बेस से लड़ाका त्यारों की आवाज़ों के आदी थे। ये गांव है बेसिकली, मैं उसका तारुफ कराना भूल गया हूँ, कालिया कल्याण। ये इंडिया का एक शहर है, कालिया कल्याण की 23 किलोमीटर बटिंडा सिटी ऑफ पंजाब है जो इंडिया का, उससे 23 किलोमीटर के फासले पर ये गांव मौजूद है। और जिस जरीदे ने, जिस मैगज़ीन ने लिखा है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दिया है। अब मैगज़ीन की जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है वो शुरू कैसे हो रही है, वो ये कह रही है
कि वो एक करीबी एयरबेस से लड़ाका तैयारों की आवाज़ों के आदी तो थे, लेकिन ये आवाज़ें मुख्तलिफ थी। ये जिस दिन ये अटैक हुआ है पाकिस्तान का, उस दिन की बात कर रहे हैं। ज़्यादा खतरनाक और वक्फों से धमाकों से भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। 7 मई की सुबह सवेरे जैसे ही ये आवाज़ करीब से आई, भारत के शिमाली गांव अकालिया कल्याण के रिहायशी बिस्तर से कूद पड़े। यानी जब ये धमाका हुआ तो वो अपने बिस्तरों से उछलकर बाहर निकलकर उन्होंने ये देखा कि आग का एक गोला आसमान से गिरा और ज़मीन ही करीबी जो खेत थे उनमें वो जाकर गिरा। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है उसी आर्टिकल की जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे अपने अल्फाज नहीं है। मलबा वाज़े तौर पर एक लड़ाका तैयारे का था। अब ये बड़ा कमाल जुमला है। गांव वालों के मुताबिक इसमें 2 राहगीर जख्मी हुए थे, लेकिन बाद में जो इंजरीज ऑफिशियल फिगर आया था उसमें 9 इंजर्ड थे और मेरे ख्याल से इसमें 2 के करीब जो है लोग मारे गए थे। तो फिर आगे वो लिखता है 2 भारतीय पायलट पहले ही पैराशूट के जरिए इस जहाज से निकल चुके थे और जख्मी हालत में खेतों से मिले। 2 इंडियन पायलट्स की वो बात कर रहा है। अच्छा जी, भारत ने ताहाल इस वाक़े की सरकारी तस्दीक तो नहीं की, लेकिन ये उन चंद तैयारों में से एक था जो पाकिस्तान के साथ 4 रोज़ा जंग में ज़ाया हुए। अब ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है जिसमें वो चंद तैयारों का जिक्र कर रहा है और उसमें से एक तैयारे का ये जिक्र है जो ये बठिंडा का शुमाली गांव है, अकालिया कलान, वहाँ का। फिर आगे वो जाकर लिखता है कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के इस दावे को मुस्तरद करती है और उसने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। यानी जो 6 तैयारों की पहले इनिशियल बात हुई थी, इंडिया उसको डिनाई करता रहा, जिनमें 3 जदीद फ्रांसीसी राफेल भी शामिल थे। टोटल 6 में से 3 की तस्दीक ये मैगजीन भी कर रहा है, लेकिन हमने तो नहीं मानना, हम ऐसे कैसे माने। फिर अच्छा आगे लिखता है भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के इस दावे को मुस्तरद करती है कि उसने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए और उसमें राफेल भी शामिल नहीं थे। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको मानना शुरू किया। ताहम गैर मुल्की फौजी माहिरीन, अब ये इंडिपेंडेंट राय जो सामने आ रही है, जो गैर मुल्की फौजी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए, जिनमें से कम एक राफेल तो ज़रूर था। ये उस वक्त इनिशियल रिपोर्ट वो कोट कर रहा है। भारतीय हुकाम ने अगरचे तादाद बताने से गुरेज किया, लेकिन अब वो तस्लीम करते हैं कि कुछ तैयारे ज़ाया हुए हैं, ठीक है। और अब वो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि ये नुकसान तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि भारतीय गलतियों का नतीजा हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई एक बात जी। फिर वो आगे कहते हैं ये एतराफ़ अहम है क्योंकि चीन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा असला फराम करने वाला मुल्क है। चीन के ऊपर तो ज़ाहिर है जब ये वार ख़त्म हुई तो उसके बाद सबको पता था कि वो उसका जो असला है वो इस्तेमाल हुआ है। ये पहला मौका था जब चीनी साख्ता जदीद लड़ाका तैयारे और मिसाइल मगरबी और रूसी असले के खिलाफ इस्तेमाल हुए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक तरफ वेस्ट और रशियन जो टेक्नोलॉजी थी उसके खिलाफ ये चीनी जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल हुई। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि चीन यही टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में ताइवान पर जंग में भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मैंने आपको बताई है। अच्छा, फिर वो कहते हैं इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान की कामयाबी की वजह चीनी मिसाइल थे जिन्हें भारत ने शायद कम समझा था, और फिर J-10 और PL-15 मिसाइल जो थे वो भी इस कामयाबी की वजह बनी जिन्हें शायद भारत ईजी ले रहा था। ये भी मुमकिन है कि चीन ने पाकिस्तान को रियल टाइम डेटा और वार्निंग सिस्टम फराहम करके बाजी पलटी हो। ये एक पॉसिबिलिटी ये भी है जो बाद में साबित हुई है। लेकिन चूंकि भारत ने बाद में जंग में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, इसलिए असल मसला शायद ये था कि भारत ने पहले दिन अपने तैयारों को किस तरह इस्तेमाल किया। अब इसके ऊपर बहुत सारा एक वो स्टेटमेंट मुझे याद आ गई है कि जब शिव कुमार साहब हैं जो इंडोनेशिया में, उनकी एक स्टेटमेंट आ गई थी सामने, उन्होंने क्या कहा था। लेकिन चूंकि भारत ने, अच्छा ये हो गया, जून में एक बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने एक लीक ऑडियो नशर की, जिसे लीक कहा जा रहा है, जिसमें कप्तान शिव कुमार जो इंडोनेशिया यानी जकार्ता में भारत के डिफेंस अटाशी हैं, उन्होंने एक सेमिनार में कहा
कि हमने त्यारे इसलिए खोए कि सियासी क़यादत ने फ़िज़ाइया को, इंडियन फ़िज़ाइया को पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर हमले से रोक दिया था। बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम वीलॉग कर चुके हैं। पहला हमला सिर्फ शिदत पसंदों के कैंपों पर किया गया। अब ये देखें ना, उन लोग कह रहे हैं कि हमें पहले बताया गया कि सिर्फ जो आतंकवाद हैं उनके निशान टारगेट्स को आपने हिट करना है, उसके अलावा नहीं करना। और हमने त्यारे इसलिए खोए कि सियासी क़यादत ने हमारे हाथ बांधे हुए थे, ये एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग थी। अच्छा, उनका कहना था कि नुकसान के बाद भारत ने हिकमत अमली बदली और पाकिस्तानी फौजी अहदाफ को फिर निशाना बनाया। ये बाद में जो स्ट्रेटजी है वो अपनी बता रहे हैं। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मई के आखिर में एक इंटरव्यू में तस्लीम किया था कि पहले दिन हिकमत अमली की गलतियों के बायस त्यारे ज़ाया हुए। अब ये कन्फेशंस तो हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम दिल में ना अपने जगह नहीं बना पा रहे और हम अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये मैं ना मानूं की जो पॉलिसी है ये कमाल है। और अब मुझे लगता है कि इस आर्टिकल के छपने के बाद इंडियन मीडिया क्या ऐसा जवाब पेश करेगा, जो गोदी मीडिया है, कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट तो हक की बात करते हैं, सही बात करते हैं, लेकिन अब ये जो गोदी मीडिया है उस बेचारे का क्या होगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर इन गलतियों को दुरुस्त कर लिया गया, अनिल चौहान साहब को कह रहा हूँ, और बाद में भारतीय त्यारे दूर से हमला करने के काबिल हो गए और फिर हमने पाकिस्तान को जो है अपने हिसाब से जवाब दिया। अब पता नहीं वो अपने हिसाब से क्या जवाब था। खैर, अच्छा जी, अब रीजंस क्या थे कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो नाकाम हुई? अब इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा, गैर मुल्की मुबसरीन के मुताबिक शायद भारत ने पहले दिन राफेल तैयारों पर मीटियर मिसाइल्स नहीं लगाए थे। मीटियर मिसाइल्स हैं ये फ़िज़ा से फ़िज़ा पर मार करने वाले मिसाइल्स हैं, ये शायद नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ। या तो इस ख्याल से कि वो पाकिस्तान की पहुंच से बाहर हैं, उनका ख्याल ये था कि शायद वो पाकिस्तान की रीच से बाहर हैं, या इस उम्मीद पर कि पाकिस्तान का रद्द अमल में शिद्दत नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने लिखा है। एक और राय ये है कि भारत के तैयारों में दुरुस्त जैमिंग सिस्टम, जदीद सॉफ्टवेयर या मशीन डेटा मौजूद नहीं था जो उन्हें पाकिस्तान के नए हथियारों से बचा सकता था। कमाल कर दिया है जी। एक तीसरी और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि भारत के पास वो मिशन डेटा नहीं था, वो मिशन डेटा था ही नहीं जिससे वो ये समझ सकता कि पाकिस्तान किस तरह से मंसूबे को आइडेंटिफाई, पाकिस्तान किस तरह भारतीय मंसूबे को आइडेंटिफाई करके अपने तैयारों को डेटा पहुंचा रहा था। ये देख लें जी। अब ये सारे इंडियन एयरफोर्स को जो ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं ये वो बात कर रहे हैं। अब इस सारे अमल के बाद हुआ क्या? अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गई और एक सवालात की बूंचाड़ जो है इंडिया के अंदर शुरू हो गई कि आखिर इतना सब कुछ हुआ तो आप हमें बता भी नहीं रहे हैं। अगर जैसा कि कप्तान शिव कुमार ने कहा, त्यारे सियासी क़यादत के हुक्म पर शिद्दत पसंदों के हमलों तक मौजूद रहे थे और इस वजह से वो तबाह हुए, तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर आयद होती है। ये जयराम रमेश हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उनकी स्टेटमेंट मैंने आपको कोट करके बताई है। और अपोजिशन ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो हक़ाइक़ को छुपाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ कर रही है और उल्टा अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। फिर वो ये पूछते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलाते, पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास जो है वो क्यों नहीं बुलाते, जो रिक्वेजिशन भेजा गया था अपोजिशन की जानिब से कि आप पार्लियामेंट सेशन कॉल करें ताकि इसके ऊपर बात हो, आपने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो ये तनाज़ा भारत के अब तक के सबसे बड़े दिफाई मुआहदे को भी मुतासर कर सकता है। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ये हैं, इस साल भारत को 114 नए जो हैं जंगी तैयारे ख़रीदने हैं और जब जंगी तैयारे ख़रीदने हैं तो अब आपका ये जो तासर है राफेल आपने गिरवाए हैं तो उससे जो राफेल के कस्टमर्स ख़राब हो गए हैं और फ्रांस जो है वो भी एक शदीद मुश्किल में फंस चुका हुआ है। और राफेल बनाने वाली जो कंपनी है डीएसॉल्ट, ये फ्रांसीसी कंपनी है, वो अब उसके कंसर्न्स क्या हैं? वो कंसर्न्स ये हैं कि वो ये कहती है कि अब ये जो कुछ भी हुआ इसके ऊपर उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जो फ्रांसीसी कंपनी है जिसने 114 तैयारे नए शायद भारत ने जो ख़रीदने हैं उसी से ख़रीदने थे, लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर उठना शुरू हो गए हैं। और
डीएसॉल्ट जो है वो अहम उम्मीदवार है, लेकिन कुछ भारतीय अफसरान का कहना है कि राफेल ने हालिया जंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और शायद अब ये तैयारे हम ना खरीदें। कुछ शिकायत करते हैं कि डीएसॉल्ट ने राफेल का सोर्स कोड जो है वो भारत के साथ शेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से राफेल गिरे, जिससे भारत को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं डाला जा सका। ये रीजंस हैं मुख्तलिफ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसर्न्स क्या हैं अभी इस वक्त जो इंडियन मिलिट्री है उसके। इस जंग के बाद चीनी सफारतकार राफेल को बदनाम कर रहे हैं और दीगर ममालिक को चीनी तैयारे खरीदने की तरगीब दे रहे हैं। कमाल की स्टोरी है जी, जिसमें उसने पूरी जो है ना कहानी जो है वो बयान कर दी है कि असल स्टोरी क्या है। अभी फ्रांस जो है वो मुश्किल में पड़ गया है। अब डीसॉल्ट कंपनी के सरबराह जो है एरिक ट्रैपर ने 11 जून को फ्रांसीसी मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में भी उनको वजाहतें पेश करना पड़ी। वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का दावा है कि उसने 3 राफेल तैयारे गिराई। ये जो उस डीसॉल्ट कंपनी के मालिक हैं जिनको भारत ने कहीं का नहीं छोड़ा, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जब पूरी हकीकत सामने आएगी तो लोग हैरान रह जाएंगे। वाकई अब तो हम हैरान हो गए हैं। राफेल चीन के किसी भी तैयारे से कहीं बेहतर है। आपकी बात तो ठीक है कि वो राफेल बेहतर जहाज है, लेकिन उसको चलाने वाले बेहतर नहीं थे। ये बात तो अब आप सबको माननी पड़ेगी। फ्रांसीसी हुकूमत पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो वजाहत दे कि ये पहला मौका है जब राफेल मैदान जंग में तबाह हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक फ्रांसीसी रुकन पार्लियामेंट है मार्क शवाने ने ये सवाल उठाया है कि भारतीय राफेल पर नस्ब ये जो स्पेक्ट्रा सिस्टम था पाकिस्तानी मिसाइल को शिनाख्त या जाम करने में नाकाम क्यों रहा। अब ये उनका बड़ा सवाल है। ये इसका जवाब तो इंडियन या वो जो कंपनी है वो दे सकती है जिसने राफेल बनाए हैं, और या फिर ये इंडिया वाले दे सकते हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये भी पूछा कि नए राफेल में स्पेक्ट्रा का जदीद विजन शामिल होगा और क्या फ्रांस वन वॉरफेयर के लिए एक मखसूस लड़ाका तैयारा भी बना रहा है या नहीं। अब बना भी रहा है तो उसकी डील शील सारी ख़राब हो गई है, सेल शेल मुतासर हो गई है। चाइना ने अपनी लूट सेल लगा दी है और लोग चाइनी टेक्नोलॉजी पर जा रहे हैं। इंडोनेशिया जिसने राफेल तैयारे ख़रीदने थे, भारत की इस जो उसकी जो ये एयरफोर्स की नाकामी है उसके बाद अब वो शायद ये राफेल तैयारे ना ख़रीदें और वो इस तरफ इंडिया के जो चाइना के साथ जो डील है वो बनाने का सोच रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वो मीडिएट कर रहे हैं। अब इस सारे वीलॉग में मैं आखिर में आपको ये बताता हूँ कि गांव के लोग जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, अकालिया कल्याण, ठीक है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हकीकत को दफन किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इस तल्ख हकीकत को छुपाने के लिए जितने झूठ बोल सकती थी वो बोलती रही है, लेकिन अब लोग जो हैं वहाँ पर चूँकि मरे भी हैं और उनके ज़ख्मी भी हुए हैं। अब राजकुमार हैं, राजकुमार सिंह जो इस धमाके में ज़ख्मी हुए थे, अपने पीछे बीवी, पत्नी, अपनी 2 बच्चे और 70 साल माँ को भी छोड़ गए। अब उनका ख़ानदान नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से ये पूछता है कि भाई ना तो हमें कोई मुआवजा दिया गया है और ना कोई सरकारी सियासतदान उनसे मिलने आया है, ना उनसे ये पूछा गया है कि ये इंसिडेंट हुआ है तो हुआ कैसे है, या आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर हम आपसे मतलब हमदर्दी करते हैं। कोई एक लफ्ज़ भी नहीं है। एक मुकामी शहरी के आखिरी अल्फाज के साथ मैं ये वीलॉग ख़त्म करता हूँ। भारतीय हुकूमत इस हादसे की खबर को दफन करना चाहती है, लेकिन वो दफन नहीं हुआ। और ये मैंने पूरे का पूरा जो स्टोरी थी जो आज इस द इकोनॉमिस्ट में छपी है वो आपके सामने रख दी है। अब कम से कम खुदा का वास्ता है आप ये मान लें कि आपकी एयरफोर्स को नाकामी का सामना करना पड़ा है और भारत के नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में सबसे अहम और कलीदी किरदार अदा किया है।